नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनास त्यागी। शाम के 4 बज चुके हैं और इस वक्त की हर बड़ी खबर के साथ हम हाजिर हैं। इस वक्त पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आ रही है। बॉर्डर से यह खबर है, पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया है। कई पाकिस्तानी नागरिक घंटों से लाइन में इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान अपने ही मुल्क के लोगों को, अपने ही नागरिकों को लेने से इनकार कर रहा है। पाकिस्तान ने भारत सरकार के नए आदेश को रिव्यू करने का हवाला देकर बॉर्डर को बंद किया है। गेट पर इस वक्त पाकिस्तानियों की लंबी लंबी लाइन नजर आ रही है और हमले के डर से पाकिस्तान ने लाहौर और कराची एयर स्पेस को आंशिक रूप से बंद कर दिया है। पाकिस्तान में इस कदर पैनिक है, आपको बता दें 1 महीने तक रोज सुबह 4 से 8 बजे तक ये एयर स्पेस बंद रहेगा। पाकिस्तान ने इसके पीछे सिक्योरिटी कंसर्न्स को वजह बताया है। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नोटम जारी किया है। भारत के एक्शन का पाकिस्तान पर एक और असर दिख रहा है और खबर पीओके से इस वक्त की बड़ी आ रही है, जहां मदरसों को बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान सरकार ने पीओके में करीब 1000 मदरसों को बंद कर दिया है। आपको बता दें कि ये मदरसे नहीं है, यहां पर आतंक का पाठ पढ़ाया जाता है। आतंकियों को छिपाने के लिए हाइडआउट के तौर पर इन्हें यूज किया जाता था। फिलहाल खबर आ रही है पीओके पर हमले का डर पाकिस्तान को इस कदर सता रहा है कि उसने 1000 मदरसों को बंद कर दिया है। इस बीच एक और बड़ी खबर, भारत से बचने के लिए अंधेरे का सहारा ले रहा है पाकिस्तान। जी हां, पाकिस्तान की सेना शाम होते ही बिजली बंद कर दे रही है पीओके में, क्योंकि हिंदुस्तान के जवाबी एक्शन से पाकिस्तान डरा हुआ है। उससे डर है कि भारत पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर हमला ना कर दे। तो इसीलिए आपको बता दें कि पीओके पर बड़े हमले के डर से पाकिस्तान की आर्मी शाम होते ही, सूरज ढलते ही अंधेरे में पीओके को कर देते हैं, लाइट्स ऑफ कर देते हैं। आमतौर पर इस तरह की कार्रवाई सिर्फ जंग के वक्त पर की जाती है। भारत के रुख से डरे हुए पाकिस्तान ने अब अमेरिका के आगे भी गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। पैनिक मोड है, जानता है खुद की सेना नहीं लड़ सकती, तो अब अमेरिका के सामने गड़गड़ा रहा है। यूएस में पाकिस्तानी राजदूत ने ट्रंप से मदद मांगी है। रिजवान शेख ने भारत से बात करने की गुहार लगाई है। शेख ने कहा कि ट्रंप शांति दूत हैं, वो अगर दखल देंगे तो भारत पाकिस्तान के बीच टेंशन, तनाव कम होगी। शेख ने कहा कि ट्रंप को भारत से इस मसले पर बात करनी चाहिए। पाकिस्तानी सेना को हमले का खौफ सता रहा है, तो पाकिस्तान का आर्मी चीफ कहीं नजर नहीं आ रहा। जी हां, आप देखिए कि जनरल आसिम मुनीर इस वक्त कहीं भी आपको किसी भी तस्वीर, किसी भी पिक्चर में नजर नहीं आएंगे। पाकिस्तानी आर्मी चीफ पिछले 8 दिन से गायब है। जी हां, जब से पहलगाम में हमला हुआ उसके बाद से जनरल मुनीर जो है वो गायब नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के सोशल मीडिया में हैशटैग मुनीर आउट ट्रेंड कर रहा है। आखिरी बार मुनीर को 22 अप्रैल को एक कार्यक्रम में देखा गया था, उसके बाद से मुनीर कहीं भी नजर नहीं आए हैं। लगातार वहां पे बैठकों का दौर जारी है। भारत की जो कार्रवाई है उसके डर से लगातार वहां के रक्षा मंत्री हो, विदेश मंत्री हो, डिप्टी पीएम हो, पीएम हो, सभी लोग बयान दे रहे हैं, लेकिन मुनीर साहब गायब हैं। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है, ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. पाकिस्तानी सेना प्रमुख की यह आखिरी तस्वीर है, यह आखिरी तकरीर है। भारत और हिंदुओं के खिलाफ नफरती भाषण देने के बाद से आसिम मुनीर लापता है। पहलगाम हमले के बाद भारत किसी भी वक्त पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, डिप्टी प्रधानमंत्री, शहबाज के रक्षा मंत्री और सांसद, एक एक नेता इस बात को कबूल कर रहे हैं, टीवी पर आकर भारत को धमकी दे रहे हैं। लेकिन 22 अप्रैल के बाद से ही पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर गायब है। न तो वो टीवी पर कहीं दिखाई दे रहे हैं, न ही सेना के हेडक्वार्टर में। अब सवाल उठने लगा है कि आखिर आसिम मुनीर है तो कहां है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हैशटैग मुनीर आउट ट्रेंड कर रहा है, जिसके भरोसे पाकिस्तानी कौम है, जिसके भरोसे पाकिस्तान की सरकार है, शहबाज शरीफ है। उसी पाकिस्तानी सेना का जनरल भारत के हमले से इतना डरा है कि अंडरग्राउंड हो गया है। पाकिस्तान में आसिम मुनीर के विदेश भागने की खबरें खूब चल रही हैं। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख या तो अपने परिवार के साथ देश छोड़कर भाग गए हैं, राजनयिक पासपोर्ट का इस्तेमाल कर पाकिस्तान छोड़ दिया है, या रावलपिंडी के एक बंकर में छिपे हुए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन। पाकिस्तान में युद्ध की तैयारियों को लेकर की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आसिम मुनीर गायब दिखे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के मंत्री और सेना के दूसरे ऑफिसर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुनीर गायब है।
आखिरी बार आसिम मुनीर शहबाज शरीफ के साथ बैठक में दिखे थे। इसके बाद से वो लापता है। आसिम मुनीर के गायब होने पर सवाल उठा तो पाकिस्तान ने एलओसी पर पाक सैनिकों के साथ मुनीर का एक पुराना वीडियो जारी कर दिया और दावा किया कि एलओसी पर मुनीर जायजा ले रहे हैं। भारत से बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तानी वायुसेना ने कराची, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के ऊपर हवाई गश्त बढ़ा दी है, क्योंकि उसे भारत की तरफ से हमले का डर सता रहा है। भारतीय वायुसेना के युद्धाभ्यास और नौसेना के मिसाइल परीक्षणों ने पाकिस्तान की चिंता बढ़ा दी है। पाकिस्तान ने सीमा पर हथियारों की तैनाती भी बढ़ा दी है। तो लापता है मुनीर, और यही सवाल पाकिस्तान का आवाम भी पूछ रहा है। दुनिया भर में इस सवाल की गूंज है। इधर भारत के साथ टेंशन के बीच आतंकियों का आका हाफिज सईद भी एक्टिव हो गया है। लश्कर का पॉलिटिकल विंग पाकिस्तान में भारत के खिलाफ लगातार रैलियां कर रहा है। 28 मई को लाहौर में हाफिज एक जलसा करने वाला है। लाहौर के मीनारे पाकिस्तान में उसका यह कार्यक्रम रखा गया है। इससे पहले 4 अप्रैल को वो एक इफ्तार पार्टी में नजर आया था, जिसकी मेजबानी सैफुल्लाह कसूरी, उसके डिप्टी ने की थी। वही सैफुल्लाह कसूरी जिसने पहलगाम हमले की साजिश रची थी। तो आखिरकार हाफिज अपने बिल से बाहर आएगा। अभी तक कहा जा रहा है कि 4 लेयर की सिक्योरिटी में उसकी सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। वो बाहर नहीं निकल रहा है डर के मारे, हिंदुस्तान के एक्शन के मारे। और अब कहा जा रहा है कि एक बार फिर से वो एक्टिव होगा और इस कार्यक्रम में शरीक होगा। आतंकी सरगना हाफिज सईद से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। लाहौर में पाकिस्तानी सेना ने आतंकी हाफिज की सुरक्षा को बढ़ा दिया है। हाफिज की सिक्योरिटी को अब बढ़ाकर 5 लेयर सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर दिया गया है। हाफिज की सुरक्षा में पाकिस्तानी आर्मी के पूर्व एसएसजी कमांडोज को लगाया गया है। हाफिज को सुरक्षित जगह पर पाकिस्तानी सेना ने शिफ्ट कर दिया है। हिंदुस्तान का टारगेट नंबर 1 है हाफिज, तो ऐसे में उससे शिफ्ट कर दिया गया है किसी सेफ हेवन में। लाहौर के जोहर टाउन में एक सिविलियन इलाके में उसको रखा गया है। सिविलियंस की आड़ शील्ड में उसको रखा गया है, जहां मस्जिद मदरसे के साथ घनी आबादी मौजूद है। तू बोलेगा तो हम बोलेंगे इंशाअल्लाह। तू कहेगा कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, कश्मीर के अंदर डैम बना के तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे। ये आवाज भारत के दुश्मन नंबर 1 लश्कर तैयबा के आतंकी हाफिज सईद की है। इस रैली में आतंकी हाफिज सईद कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। कहने को पाकिस्तान के जेल में बंद है, लेकिन पहलगाम अटैक के बाद से आतंकी हाफिज सईद लापता हो गया है। पाकिस्तान में आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के पॉलिटिकल विंग मरकाजी मुस्लिम लीग की ओर से रैली की जा रही है। हाफिज सईद के ऑडियो को सुनाया जा रहा है। इसमें हाफिज सईद भारत को पानी रोकने पर बदले की धमकी दे रहा है। सिंधु नदी में खून बहाने की बात कर रहा है। तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, पाकिस्तान की शराब सनत का खात्मा करके, पाकिस्तान की मईशत तबाह करके, सीपैक के मंसूबे नाकाम करने के लिए तू बढ़ के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। लेकिन आतंकी हाफिज सईद को भारत के हमले में मारे जाने का खौफ भी सता रहा है। हाफिज सईद पाकिस्तानी सेना के बिल में जाकर छिप गया है। पहलगाम में 26 लोगों की हत्या लश्कर के विंग टीआरएफ के आतंकियों ने की थी। लश्कर का चीफ हाफिज सईद है। भारतीय खुफिया एजेंसी के मुताबिक हाफिज सईद ने ही पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर इस हमले की साजिश रची थी और फिर इसे टीआरएफ ने अंजाम दिया। लेकिन अब आतंक की पाठशाला चलाने वाला हाफिज सईद अपनी मौत से डरने लगा है। उसे डर है कि कहीं उसकी टारगेट किलिंग न हो जाए, क्योंकि कोई गोली मारकर उसकी हत्या न कर दे। क्योंकि कुछ दिन पहले ही हाफिज के करीबी खूंखार आतंकी अबू कताल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अपनी मौत की डर से हाफिज 5 लेयर सुरक्षा घेरे में दुबका हुआ है। पाकिस्तान आर्मी ने हाफिज को लाहौर में सिविलियन इलाके में छिपा कर रखा है। उसे लाहौर के मोहल्ला जोहर में छिपाया गया है।
जहां हाफिज की 24 घंटे पाकिस्तान सेना के स्पेशल सर्विस ग्रुप के पूर्व कमांडो सुरक्षा कर रहे हैं। हाफिज कहने को अभी जेल की सजा काट रहा है। जेल के नाम पर उसे लाहौर में ऐसे घर में सुरक्षित पनाह दी गई है जिसके चारों तरफ मस्जिद, मदरसे और आम लोगों के घर हैं। आतंकी हाफिज सईद को पाकिस्तानी सेना जहां छिपाई है, उस इलाके में 1 किलोमीटर के दायरे में गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, सीसीटीवी लगाई गई है। हाफिज सईद अंडरग्राउंड है, लेकिन इसके बावजूद वो भारत को गीदड़ भपकी देने से बाज नहीं आ रहा है। हाफिज सईद अब 77 साल का हो गया है और ये 2008 में हुए मुंबई हमलों का भी मास्टरमाइंड है। हाफिज सईद को पाकिस्तान की अदालतों ने भी कई मामलों में दोषी ठहराया है। उसे 46 साल की सजा मिली है। हाफिज सईद 2019 से ही कागजों पर गिरफ्तार है। असल में वो पाकिस्तान की सरकार और सेना के संरक्षण में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। बीते 3 सालों में आतंकी हाफिज सईद कम से कम 15 बार सार्वजनिक तौर पर देखा गया है। पाकिस्तान सेना की सुरक्षा में हाफिज पीओके में आतंकी लॉन्च पैड, मुरिद के बहावलपुर और रावलकोट के शिविरों में भी देखा गया था। और जब से प्रधानमंत्री मोदी ने सीमा पार आतंक के खात्मे के लिए सेना को खुली छूट दी है, पाकिस्तानी फौज की नींद उड़ गई है। लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर तक इसका असर साफ साफ देखा जा रहा है। डर के मारे पाकिस्तानी सेना अपनी पोस्ट छोड़कर भागने को मजबूर है। हमले से बचने के लिए पाकिस्तानी पोस्ट से झंडे भी उतारे गए हैं। ये तस्वीरें पीओके के कोटली इलाके की हैं। एलओसी से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर है कोटली का ये पाकिस्तानी सेना का पोस्ट। लेकिन अब ये पोस्ट खाली हो चुका है। यहां पर सन्नाटा पसरा है। पाकिस्तानी पोस्ट से झंडे भी गायब हो चुके हैं। पाकिस्तानी पोस्ट पर तैनात जवान बंकरों में दुबक गए हैं। पाकिस्तानी सेना स्थानीय लोगों को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। यह हाल 1-2 पाकिस्तानी पोस्ट का नहीं है, बल्कि एलओसी से सटे कई ऐसे पोस्ट हैं जहां पाकिस्तानी सैनिकों ने अपनी पोस्ट खाली कर दी है। एलओसी के साथ ही इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी पाकिस्तानी सेना ने कई पोस्ट खाली कर दी है। पाकिस्तानी सेना ने इन पोस्ट से झंडे भी हटा लिए हैं। पाकिस्तान ने कठुआ के परगवाल इलाके में ये पोस्ट खाली की है। सियालकोट बॉर्डर पर भी पाकिस्तानी सैनिकों में दहशत है। पाकिस्तानी सेना ने सियालकोट बॉर्डर पर अपनी पोस्ट खाली कर दी है। साथ ही यहां भी पाकिस्तानी फौज ने झंडे उतार दिए हैं। भारतीय सेना के प्रहार से पाकिस्तानी सेना में खौफ है, लेकिन बौखलाहट में पाकिस्तान एलओसी पर लगातार सीज फायर का वायलेशन कर रहा है। हालांकि भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान की ओर से लगातार 7वें दिन भी सीज फायर वायलेशन किया गया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, उरी और अखनूर में सीज फायर वायलेशन किया गया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर करीब 20 पोस्टों पर जबरदस्त फायरिंग हो रही है। यह फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से हो रही है। बीते 7 दिनों में पाकिस्तान अब तक एलओसी से सटे नौशेरा, सुंदरबनी, अखनूर, बारामूला, उरी, पुंछ और कुपवाड़ा समेत कई इलाकों में सीज फायर का वायलेशन कर चुका है। हालांकि भारतीय सेना इसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है, जिससे पाकिस्तानी सेना अपना पोस्ट छोड़कर जान बचा रही है। पाकिस्तान को अच्छी तरह मालूम है कि भारत पहलगाम टेरर अटैक का बदला जरूर लेगा। पीओके में चल रहे आतंकी कैंपों को जरूर ध्वस्त करेगा। यही वजह है कि पीओके में एलओसी के पास चल रहे सभी मदरसों को पाकिस्तान ने बंद कर दिया है। ऐसा कहा जाता है कि इन मदरसों में ही आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। भारत पाकिस्तान के बीच टेंशन के बीच इंडियन नेवी अरब सागर में वॉर एक्सरसाइज लगातार कर रही है। नौसेना के पराक्रम को देखते हुए पाकिस्तान की सेना को डर सता रहा है। इंडियन नेवी उसे तबाह ना कर दे, पाकिस्तान में खौफ है। पाकिस्तान को इस बात का खौफ है कि भारत 1971 के ऑपरेशन ट्राइडेंट जैसा हमला इस बार दोबारा ना करे। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध से पहले यह तय हो गया कि अगर लड़ाई समंदर में लड़ी गई तो कौन जीतेगा। अरब सागर में इसकी टेस्टिंग हो गई। इस टेस्ट में भारतीय नेवी पास भी हो गई है। भारत पाकिस्तान में टेंशन हाई है। इसी बीच अरब सागर में भारत और पाकिस्तान की नेवी आमने सामने आ गई। पानी में पाकिस्तान को पटखनी देने के लिए भारतीय नौसेना अपनी तैयारियों को परख रही है।
टारगेट को सही समय पर ध्वस्त करने का अभ्यास कर रही है। इस युद्धाभ्यास के साथ भारतीय नौसेना दुश्मन के अड्डे को नेस्तनाबूद करने के लिए टारगेट भी लॉक कर चुकी है। अगर युद्ध हुआ तो समंदर में पाकिस्तान को कैसे रोका जाएगा, समंदर से पाकिस्तान के किसी शहर पर कौन सी मिसाइल दागी जाएगी, ये इस युद्धाभ्यास में तय हो गया। समंदर में पाकिस्तानी नौसेना के ठीक सामने भारतीय नौसेना सबसे बड़ा युद्धाभ्यास कर रही है। भारतीय नौसेना जहां युद्धाभ्यास कर रही है, उससे ठीक 85 नॉटिकल मील दूर पाकिस्तानी नौसेना भी युद्धाभ्यास कर रही है। पाकिस्तान को डर सता रहा है कि कहीं इस युद्धाभ्यास की आड़ में कराची पर 1971 के ऑपरेशन ट्राइडेंट जैसा हमला न भारत कर दे। भारतीय नौसेना अरब सागर में 3 मई तक युद्धाभ्यास करेगी, जबकि पाकिस्तानी नौसेना 2 मई तक युद्धाभ्यास करेगी। अरब सागर में पाकिस्तान के किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए इंडियन नेवी अलर्ट मोड पर है। अरब सागर में न सिर्फ पाकिस्तानी युद्धपोत को रोकने के लिए इंडियन नेवी तैयार है, बल्कि लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों से भी लैस है, ताकि जरूरत पड़ने पर समंदर से पाकिस्तान के किसी भी शहर पर मिसाइल दागकर उसे तबाह किया जा सके। समंदर में भी भारत पाकिस्तान पर भारी है। भारत के नौसैनिक बेड़े में 293 समुद्री जहाज हैं। इसमें आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत जैसे 13 विध्वंसक और 18 पनडुब्बियां शामिल हैं। भारत की नौसेना के पास ना तो कोई एयरक्राफ्ट कैरियर है और ना ही कोई डिस्ट्रॉयर। पाकिस्तान के पास 121 समुद्री जहाज हैं और 8 पनडुब्बियां हैं। अगर युद्ध हुआ तो समंदर में भारतीय नौसेना पाकिस्तान पर भारी पड़ेगी। समंदर से ही भारतीय नौसेना अपने दुश्मन पर हमला कर तबाह कर देगी। इधर पाकिस्तान पर हमले का खतरा लगातार मंडरा रहा है, तो दूसरी ओर उसके हाथ से गिलगिट बाल्टिस्तान भी जाता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल कब्जे वाले कश्मीर से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। गिलगिट बाल्टिस्तान में पाकिस्तानी सेना का भारी विरोध हो रहा है। पाक सरकार के फैसलों के खिलाफ शिया समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। धर्मगुरुओं ने शहबाज सरकार को कठपुतली सरकार करार दिया है। तो गुस्सा देखिए कि हर तरफ है, चाहे फिर वो बलूच लिबरेशन आर्मी के तौर पर नजर आ रहा हो, खैबर पख्तूनख्वा में नजर आ रहा हो जब आर्मी को धकेला गया और कहा गया मुनीर को जूते की नोक पर रखते हैं, या फिर गिलगिट बाल्टिस्तान। ये गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग हैं जो बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए हैं। हजारों लोगों ने एक साथ सड़कों पर मार्च किया। शिगर की सड़कों पर रैली निकाली। गिलगित बाल्टिस्तान में शहबाज शरीफ और जनरल असीम मुनीर का विरोध हो रहा है। जमकर नारेबाजी हो रही है। गिलगित की आवाम ने पाकिस्तान सरकार के कब्जे को नामंजूर कर दिया है। यह विरोध गिलगित बाल्टिस्तान एक्शन कमेटी के तहत किया गया, जिसमें तिसर, बाशो, हैदराबाद, डासू जगहों के लोग शिगर में जमा हुए। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में शिया मुस्लिम शामिल हुए। स्कर्दू और शिगर के मुकाम पर अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से जिरगों का इनाकाद किया गया, जिसमें आप फोर्चेस के अंदर भी देख रहे हैं बड़ी तादाद में अवाम पहुंची है। अवाम की बहुत अक्सरियत वहां पे पहुंची है और अवाम का ये कहना है कि मादनियात जो है उस पर पहला हक गिलगित बल्तिस्तान की अवाम का है। साबिक कठपुतली वजीर आजम जो रहे अनवारुल हक काकड़, वो कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान के वसाइल पर पूरे मुल्क का जो है वो 24 करोड़ अवाम का हक है। इस बगावत की अगुवाई प्रमुख शिया धर्मगुरु आगा सैयद अली रिजवी कर रहे हैं। रिजवी के साथ कई और शिया पार्टियां लामबंद हो गई हैं। शिया मुस्लिम शहबाज सरकार के बिल को गिलगित की जमीन पर कब्जे का जरिया बता रहे हैं।
और शाहबाज और मुनीर को गिलगित पर कब्जा छोड़ देने को कह दिया है। जो मौजूदा कठपुतली वजीर आजम है शहबाज शरीफ, वो कहते हैं कि गिलगित और बलूचिस्तान के मादनियात को बेचकर हम मुल्क का कर्जा उतारेंगे। अब उनसे कोई सवाल करे, क्या गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने कर्जे लिए थे? क्या बलूचिस्तान के पसमानदा गरीब लोगों ने कर्जे लिए थे? आप कैसे इस तरह के कौमी फैसले जिसका आपको अवाम ने मैंडेट तक नहीं दिया वो कर सकते हैं? जाहिर सी बात है, जो हुकूमत अवामी साख नहीं रखती, अवाम के अंदर गैर मकबूल होती है, जिनको अवाम ने चुना नहीं होता, उनका कोई भी फैसला अवाम के हक में नहीं होता। ये प्रदर्शन ऐसे टाइम शुरू हुआ है जब जम्मू कश्मीर में एलओसी पर भारत और पाकिस्तान में तनाव बढ़ गया है। ऐसे में गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों को भी यकीन है कि भारत के अटैक के साथ ही गिलगित को पाकिस्तान के चंगुल से आजादी मिलने वाली है। गिलगित बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान ने कब कब्जा किया, कैसे किया और क्यों किया, ये सब डिटेल से समझाएंगे। 31 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ जम्मू कश्मीर का विलय किया, जिसके विरोध में हरि सिंह के कमांडर कर्नल मिर्जा हसन खान ने बगावत कर दी। इसके 21 दिन बाद ही मौका पाकर पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान पर भी अवैध कब्जा कर लिया। तब से पाकिस्तान के अवैध कब्जे का विरोध गिलगित बाल्टिस्तान के स्थानीय लोग करते रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी विरोध को दबाती रही है। साथ ही गिलगित बाल्टिस्तान पर कब्जा बनाए रखने के लिए डेमोग्राफी बदलने की नाकाम चाल भी चलती रही है। पाकिस्तान की आर्मी शिया बहुल गिलगित बाल्टिस्तान में कट्टर सुन्नी मुसलमानों को बसाती रही है। इसके खिलाफ अब शिया संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। पीओजीबी पर जब पाकिस्तान का कब्जा हुआ तब वहां पर शिया मुस्लिम की आबादी 80% थी। आखिरी जनगणना 1998 में हुई थी, तब वहां करीब 9 लाख आबादी थी और अब ये आबादी करीब 23 लाख के करीब पहुंच गई है, जिसमें से शिया केवल 39% रह गए, जबकि 27% आबादी सुन्नी मुसलमानों की हो गई है। इसके अलावा 18% इस्माइली, 16% नूर बख्शी मुसलमान होने का अनुमान है। गिलगित में केवल 1998 के बाद से करीब 14 लाख आबादी बढ़ गई, सुन्नी मुस्लिम बढ़ गए, शिया घट गए। ये पाकिस्तान ने सोची समझी स्ट्रेटजी के तहत किया। सुन्नी बहुल पाकिस्तानी आर्मी ने इसमें मदद की। आर्मी की मदद से कट्टर आतंकियों ने शियाओं को मारा और घर और प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा जमा लिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1988 से 2013 के बीच सुन्नी आतंकियों ने करीब 3000 शिया परिवारों को मार दिया। पाकिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान पर कब्जा यूं ही नहीं बनाए रखना चाहता। इसके लिए पाकिस्तान ने बड़ी संख्या में आर्मी का डिप्लॉयमेंट गिलगित में किया हुआ है। वहां उठने वाले हर विरोध प्रदर्शन को दबाने में पाकिस्तानी आर्मी पूरी ताकत से लगी हुई है, क्योंकि गिलगित इलाके में बड़ी क्वांटिटी में कीमती खनिज पाए जाते हैं। गिलगित बाल्टिस्तान में सोना, तांबा, कोबाल्ट, यूरेनियम, मोनाजाइट, इल्मेनाइट, सिलीमेनाइट, जिरकॉन पाया जाता है। ऐसे में शाहबाज सरकार का प्लान इन कीमती चीजों को चीन के हाथों बेचकर अपना कर्जा उतारने की है। और गिलगित के लोग ये जानते हैं, जैसे ग्वादर कोट चीन को देने के बाद वहां की जमीन बलूचों के हाथ से निकल गई, ठीक वैसे ही गिलगित में होने वाला है, जिसके विरोध में स्थानीय लोग उतर आए हैं। पाकिस्तान ने न सिर्फ गिलगित पर अवैध कब्जा किया, बल्कि भारत के कब्जाए हिस्से को दूसरे देश को भी दे दिया। शख्सकाम घाटी पहले कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान का ही हिस्सा थी, जिसे 1963 में पाकिस्तान ने चीन को दे दिया था। गिलगित बाल्टिस्तान यानी पीओके पूरी तरह से भारत के जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और इस इलाके पर पाकिस्तान का कब्जा अवैध है। ये दावा सिर्फ भारत का नहीं, ब्रिटिश संसद भी गिलगित इलाके को कश्मीर का हिस्सा मानती है। यूरोपीय यूनियन भी इसे कश्मीर का हिस्सा ही बताता है। अब वो दिन दूर नहीं जब गिलगित बाल्टिस्तान के साथ पूरा पीओके भारत के पास होगा, क्योंकि भारत की सरकार ने ठान लिया है, इंडियन आर्मी ने पूरा प्लान बना लिया है। अब बस एक्शन होना बाकी है। और पहलगाम टेरर अटैक से पहले आतंकियों ने बाकायदा रेकी की थी। कहां रेकी की? आतंकियों ने हमले के लिए बैसरन घाटी को ही क्यों चुना? रेकी में ओवरग्राउंड वर्कर्स समेत किन किन लोगों ने मदद की और आतंकियों को पकड़ने के लिए एनआईए की जांच कहां तक पहुंची है? सर्च ऑपरेशन में अब तक क्या कुछ इनपुट मिले हैं? इन सभी कड़ियों को जोड़ती हमारी ये रिपोर्ट देखिए। पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने हिंदू टूरिस्टों को अपना टारगेट बनाया था, लेकिन इस बर्बर वारदात को अंजाम देने की तैयारी एक सप्ताह पहले से ही की जा रही थी।
15 अप्रैल से ही आतंकी पहलगाम के जंगलों में घूम रहे थे। आतंकी जंगलों में उन तमाम रास्तों से वाकिफ हो जाना चाहते थे, किन रास्तों से जाना है, वारदात के बाद कहां से भागना है। 15 अप्रैल को मिलिटेंटों का एक ग्रुप जिसमें 4 पाकिस्तानी मिलिटेंट मौजूद थे, वो इन जंगलों में एक हफ्ते से घूम रहे थे और OGW की मदद से इस पूरे इलाके की रैकी की गई है। ये जो तस्वीरें आप देख सकते हैं ये पहलगाम की तस्वीरें हैं और मेरे दाएं साइड में अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो ये रास्ता जो है आड़ू और बेताब वैली की तरफ जाता है और जानकारी के मुताबिक मिलिटेंट जो थे वो आड़ू और बेताब वैली में पूरी तरह से 15 अप्रैल को रैकी कर चुके थे और उनका निशाना था बेताब वैली में मौजूद पर्यटकों को निशाना बनाना, लेकिन उन्हें लगा कि इस बेताब वैली में अगर हम हमला करते हैं तो यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस की नज़रों से बच नहीं सकते हैं, इसलिए उन्होंने इस इलाके को छोड़कर बाइसरन का रुख किया। आतंकियों ने पहले बेताब वैली को निशाना बनाने की प्लानिंग की थी, लेकिन यहाँ सुरक्षा बलों की मौजूदगी के चलते आखिरी वक्त इस योजना को बदल दिया गया। इसके बाद दहशतगर्दों ने बाइसरन टूरिस्ट स्पॉट को चुना, क्योंकि बाइसरन टूरिस्ट स्पॉट सैलानियों से भरा रहता था। सुरक्षा कर्मियों का यहां तुरंत पहुंचना आसान नहीं था और सबसे बड़ी बात कि आतंकियों को इस इलाके से हमला करके भागना आसान लगा। रेकी कर रहे आतंकियों ने आखिरी वक्त तक ये जानकारी पाकिस्तानी हैंडलर और 2 पाकिस्तानी आतंकियों के अलावा किसी से शेयर नहीं की। प्लानिंग के बाद 20 अप्रैल को पाकिस्तानी आतंकियों ने बाइसरन की तरफ चढ़ाई की। 2 दिन के ट्रैकिंग के बाद वो बाइसरन के पास जंगलों में पहुंचे। यहाँ वो रेकी करने वाले लोकल आतंकियों से मिले। 2 दिन तक हमले के लिए सही वक्त का इंतजार करते रहे और आखिरकार 22 अप्रैल को हमले को अंजाम दिया। ये बाइसरन का वही इलाका है, ये रोड जो है यहाँ से बाइसरन जाते हैं, यहाँ से करीबन 4 किलोमीटर का वो रास्ता है। ये रास्ता आप देख सकते हैं, यहाँ से आप घोड़े में जा सकते हैं या पैदल सफ़र कर सकते हैं, क्योंकि आगे से जो है बाइसरन की कठिन चढ़ाई शुरू हो जाती है। और मिलिटेंट जब यहाँ पर पहुँचे तो उन्हें लगा कि उनके लिए ये सबसे महफूज जगह है और उन्होंने बाइसरन को अपना ठिकाना बनाया और 22 अप्रैल को ठीक करीबन 2 बजे के आसपास OGWs को ये जानकारी दी गई कि वो बाइसरन को चारों तरफ से घेर ले। हमला जो है वो करीबन 1 बजे से 2 बजे के बीच होगा और वही टाइमिंग जो है, क्योंकि उस टाइम पे बाइसरन का वो पूरा स्पॉट जो था पर्यटकों से खचाखच भरा हुआ था और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए वहाँ तक पहुँचना जो है आसान नहीं था। इसीलिए करीबन 2 बजे के आसपास इस हमले को अंजाम दिया गया। पहलगाम अटैक में शामिल आतंकियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन तेज हो गया है। कश्मीर के 50 अलग अलग लोकेशन पर सुरक्षा कर्मियों का ऑपरेशन चल रहा है। आतंकियों और उनके मददगारों को पकड़ने के लिए NIA ने भी अपनी जांच तेज कर दी है। सीनियर अफसरों के साथ NIA की टीम पहलगाम के बाइसरन घाटी में डेरा डाले हुई है। पहलगाम के अलग अलग इलाकों में जो CCTV लगे हैं उनको चेक किया जा रहा है। NIA डेटा रिकवर कर रही है, पूरे इलाके की 3D मैपिंग की जा रही है। NIA अलग अलग डेटा का एनालिसिस करेगी ताकि आतंकियों तक पहुंचा जा सके। और पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का आदेश दिया है। डेडलाइन कल तक की थी, लेकिन भारत सरकार ने आज फैसला लिया कि जो भी पाकिस्तानी भारत नहीं छोड़ पाए हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर उन्हें अगले आदेश तक पाकिस्तान जाने दिया जाएगा। तो हिंदुस्तान ने बड़ा दल जरूर दिखाया है, लेकिन पाकिस्तान उलट अपने बॉर्डर पर अपने ही नागरिकों को लेने से मना कर रहा है। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने फैसला लिया था कि जो भी पाकिस्तानी नागरिक भारत में हैं, उनके जिस भी तरह के वीजा हैं, शॉर्ट टर्म वीजा या लॉन्ग टर्म वीजा, उनको रद्द किया गया। और उसके बाद ये कहा गया कि 1 तारीख यानी कि 1 मई से पहले सभी नागरिक अटारी बॉर्डर के जरिए अपने वैलिड जो इनके डॉक्यूमेंट्स हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट
उनके जरिए ये लोग अटारी बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान जा सकते हैं। पिछले कई दिनों से ये सिलसिला चल रहा था। पाकिस्तानी नेशनल्स अटारी बॉर्डर पर इस तरीके से गाड़ियों में पहुंचते थे और पहुंचने के बाद बीएसएफ इनके डॉक्यूमेंट्स चेक करती थी और फिर इन लोगों को आगे पाकिस्तान जाने दिया जाता था। आज को लेकर एक संशय था, लेकिन बड़ी खबर यह है कि भारत सरकार ने अपने फैसले को रिव्यू किया है और अब ये फैसला लिया गया है कि अगले किसी आदेश तक जितने भी पाकिस्तानी नागरिक हैं उनके पास अगर वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं पाकिस्तान के, तो वो अटारी बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान जा सकते हैं। पंजाब के अटारी बॉर्डर पर आज सुबह से गाड़ियों की लंबी कतार लगी है। पाकिस्तानी नागरिक अपने देश वापस लौटने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर यह है कि अब तक पाकिस्तान की तरफ से गेट को खोला ही नहीं गया है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि पाकिस्तान सरकार अभी भारत के फैसले को रिव्यू कर रही है। जब तक वाघा बॉर्डर का गेट खुलेगा तो बीएसएफ के जवान डॉक्यूमेंट्स चेक कर पाकिस्तानी नागरिकों को बॉर्डर क्रॉस करने देंगे। उसके बाद पाकिस्तान के अधिकारी भी डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद ही पाकिस्तान में अपने नागरिकों को एंट्री देंगे। अटारी बॉर्डर के जरिए पाकिस्तानी नेशनल्स जिनके सबके वीजा भारत सरकार ने पहलगांव हमले के बाद रद्द किए, उनको वापस जाने की मियाद जो है उसको बढ़ा दिया है। असल में ये डेडलाइन 30 अप्रैल तक की थी, लेकिन अब एक नया आदेश आया है जिसमें ये कहा गया है कि जितने भी पाकिस्तानी नागरिक हैं अगर उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो अटारी बॉर्डर के जरिए वापस पाकिस्तान जा सकते हैं। लेकिन आज सुबह घंटों से ये गाड़ियों की कतार आप देख रहे हैं, गाड़ियों की कतार यहां पर खड़ी हुई है। कम से कम 20-25 गाड़ियां हैं जो सुबह से, जिसमें पाकिस्तानी नेशनल्स हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि कब बॉर्डर खुलेगा और कब वो वापस पाकिस्तान जा पाएंगे। असल में समस्या ये आ गई है, भारत सरकार ने तो डेडलाइन बढ़ा दी है कि जब तक नया आदेश नहीं आता जब तक सभी पाकिस्तानी नेशनल्स अटारी बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन खबरें ये निकलकर सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान अपना गेट नहीं खोल रहा है। पाकिस्तान जब तक गेट नहीं खोलेगा, जब तक इमिग्रेशन चेकिंग के लिए जितने भी पाकिस्तानी नेशनल्स हैं वो बॉर्डर पर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि